कक्षा 10 लोकतांत्रिक राजनीति के पाठ 3 के अंतिम भाग में आपका स्वागत है। भाग प्रथम में हम लोगों ने लोकतंत्र और विविधता के अंतर्गत 1968 के मैक्सिको ओलंपिक खेलों की एक कहानी आप लोगों को बताई थी। एक बार मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं उसको कि 1968 के अंदर मैक्सिको के अंदर जो ओलंपिक खेल हुए उसमें 200 मीटर की दौड़ के अंदर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले टॉमी स्मिथ और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले कॉर्लेस, द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले नॉर्मन। ओलंपिक खेलों में जैसे कि आपको मालूम है कि प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले व्यक्ति को गोल्ड मेडल, द्वितीय स्थान वाले को रजत पदक, सिल्वर मेडल और तीसरे वाले को ब्रॉन्ज मेडल यानी कांस्य पदक मिलता है। खेल पूरा होने के बाद एक प्रतियोगिता, एक आयोजन होता है। उस आयोजन के अंदर जो प्रथम स्थान प्राप्त करने वाला व्यक्ति है उसके देश का राष्ट्रगान बजाया जाता है। वो बड़े प्राउड मोमेंट होते हैं, बहुत गौरव के पल होते हैं किसी भी देश के लिए। तो जब टॉमी स्मिथ ने प्रथम और अमेरिकी कॉर्लेस ने तृतीय स्थान प्राप्त किया और नॉर्मन जो एक ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी थे उन्होंने द्वितीय स्थान प्राप्त किया और इनका नेशनल एंथम राष्ट्रगान जब अमेरिका का बजा, उस सेरेमनी के अंदर टॉमी स्मिथ और कॉर्लेस साहब ने केवल मोजे पहने, उसके अंदर जूते नहीं पहने अपने। उन्होंने अपने गलों के अंदर काला मफलर डाला ताकि विश्व समुदाय को यह मालूम पड़े कि ये जो दो व्यक्ति हैं जो मूल अमेरिकी नहीं है, एफ्रो अमेरिकन समुदाय के लोग थे ये, जिनको अफ्रीका से खेती के काम के लिए, अन्य कामों के लिए अमेरिका लाया गया था और इनका अश्वेत रंग था, काले रंग के लोग थे। तो इनके साथ जो वहां पर भेदभाव हो रहा था, विश्व समुदाय की नजर उसके ऊपर डालने के लिए इन लोगों ने उस सेरेमनी के अंदर अपना विरोध प्रदर्शन किया। ओलंपिक समिति ने उनके मेडल वापस ले लिए। नॉर्मन साहब जो ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी थे वो श्वेत रंग के थे, फिर भी इन्होंने इन दोनों का साथ दिया और अपनी टी शर्ट पर एक मानवाधिकार का लोगो लगा करके वो उस फंक्शन में खड़े हुए। मैंने आपको बताया था कि नॉर्मन साहब की जब मृत्यु हुई तो ये दोनों खिलाड़ी उनके अंतिम संस्कार में उनको कंधा देने के लिए भी पहुंचे। ये जो सारी चीजें हैं ये इशारा कर रही है सामाजिक भेदभाव के ऊपर। अभी जो सामाजिक भेदभाव है हमारा, ये सामाजिक भेदभाव कई प्रकार से हमारे सामने आता है। कुछ चीजें ऐसी होती है जो हम लोगों को जन्म से प्राप्त होती है, जिसको हम लोग बदल नहीं सकते। और ये जो सामाजिक भेदभाव की मूल अवधारणा है वो कई बार जन्म से ही प्राप्त हो जाती है। आप किस परिवार में जन्मे हैं, क्या आपकी जाति है, क्या आपका धर्म है, क्या आपका समुदाय है। जन्म के साथ साथ कुछ चीजें हमारे व्यक्तिगत चुनाव पर भी निर्भर करती है। कई बार व्यक्ति का जन्म हिंदू धर्म में हो गया है लेकिन वो अपने माता पिता से अलग बौद्ध धर्म अपना लेता है या कोई अन्य धर्म अपना लेता है, तो कुछ चीजें हैं वो चुनाव पर भी निर्भर करती है। कुछ चीजें हैं जो जन्म पर आधारित है और कुछ चीजें हैं जो सामाजिक भेदभाव के अलावा नस्लीय भेदभाव पर भी आधारित हैं। जैसे आपका रंग कैसा है, आपके शरीर की बनावट कैसी है, आप लंबे हैं या बूने हैं, श्वेत हैं या अश्वेत हैं, आप जन्म से किस जाति के हैं, किस धर्म के हैं, किस समुदाय के हैं। ये सारी जो चीजें होती है वो समाज के अंदर कई बार विभाजन का कार्य करती है। हम लोगों ने ये देखा है कि कुछ समुदाय अपने आप को अन्य समुदाय से श्रेष्ठ मानते हैं,
अब वो श्रेष्ठता का आधार कई बार जन्म भी होता है, कई बार उनकी आर्थिक स्थिति भी होती है। एक ही परिवार में जन्मे, दो भाई ये बड़े हो गए, एक गरीब है एक अमीर है, एक ही गांव के दो समुदाय हैं, समुदायों के अंदर कोई विभिन्नताएं नहीं है, मिलजुल कर काम करते हैं, लेकिन उन समुदाय के अंदर भी कुछ लोग गरीब हैं, कुछ अमीर लोग हैं। तो अमीर लोग अपना एक अलग समुदाय बना देते हैं, गरीब लोग हैं वो अपना एक अलग समुदाय बना लेते हैं। ये जो चीज होती है ये अंत में जाकर के बंटवारे का कार्य करती है। आप लोगों को मालूम होगा कि हमारे देश का भी 1947 के अंदर दुखद विभाजन हुआ था। इसी प्रकार से विश्व के अंदर आपको मैंने पूर्व के पाठों में श्रीलंका का उदाहरण दिया था, बेल्जियम का उदाहरण दिया था। श्रीलंका के अंदर तमिल और सिंगली लोग अपने आप को जन्म से ही श्रेष्ठ मानते हैं। तमिल अल्पसंख्यक है, उनकी मांग वो लोग ठुकरा देते हैं। अमेरिका के अंदर श्वेत अश्वेत की लड़ाई है। और अभी आपने ताजा उदाहरण भी देखा होगा, ग्रेट ब्रिटेन इंग्लैंड के अंदर भी कई समुदाय जो विदेश से जाकर के वहां बस गए और वो इंग्लैंड के नागरिक हो गए। कभी कभार अपना विरोध प्रदर्शन करने के लिए जुलूस के शक्ल में वहां के प्रधानमंत्री कार्यालय के बाहर या किसी अन्य ऑफिस में इकट्ठे होकर के, ऑफिस के बाहर इकट्ठे होकर के अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी ये स्थिति हमारे सामने बार बार आती है। धर्म, जाति और आर्थिक स्थिति, तीन महत्वपूर्ण चीजें हैं। पहली है धर्म, दूसरा है जाति और तीसरा है आर्थिक स्थिति। इनके आधार पर भी हमारे समाज के अंदर बहुत सारे भेदभाव दिखाई देते हैं। कुछ समुदाय ऐसे हैं जो अपने आप को अन्य समुदाय से श्रेष्ठ मानते हैं धर्म के आधार पर, कि भाई हम तो श्रेष्ठ हैं, हमारी धर्म है वो श्रेष्ठ हैं, हम शासक रहे हैं, या कोई अन्य प्रकार से भी वो लोग अपने आप की श्रेष्ठता साबित करते हैं। कुछ जाति के आधार पर भी, जबकि हमारे जो भारत की पौराणिक संस्कृति थी उसके अंदर ऐसा कोई जातिवाद नहीं था, लेकिन बाद के वर्षों में जब विदेशी इस भारत में आए तो उन्होंने कई प्रकार के इस प्रकार के बीज बोए कि जाति के आधार पर भी हमारा समाज जो है कई प्रकार से बढ़ जाता है। और आर्थिक स्थिति जो महत्वपूर्ण कारण है और तीसरा कारण है, ये केवल बंटवारे के कारण नहीं बनता है। अगर देश की सरकारें, राजनीतिक दल और वहां का समाज जागरूक है तो ये चीजें उस देश को जोड़ने का भी काम कर लेती है। हमारे यहां पर भी, हिंदुस्तान के अंदर भी आज देखिए आप लोग, विश्व का ऐसा कोई धर्म नहीं है जो भारत में नहीं है। समस्त समुदाय आर्थिक स्थिति के आधार पर भी अमीर गरीब सब मिलकर रह रहे हैं। और हम लोगों ने क्या किया है कि इस विभाजन को भी हमारी एकता का सूत्रधार बनाया है। विविधताओं में एकता, यही भारत की एक विशेषता थी। और जब भी हमने देखा है युद्ध का समय आया है, कोई भारी संकट आया है, पूरा देश जाति, धर्म, वर्ण, गोत्र सब भुला करके एक भारतीय समुदाय के रूप में खड़ा हो जाता है। तो ये जो विभाजन के कारण है, जरूरी नहीं है कि हमेशा बंटवारे के रूप में परिलक्षित हो। ये कारण जो है कई बार आप लोगों को एकता का सूत्र में भी बांध लेते हैं। अब मैं आपको उदाहरण बता रहा हूं। उत्तरी आयरलैंड एक देश है। उस देश के अंदर 53% जो लोग हैं वो प्रोटेस्टेंट धर्म को मानते हैं। ईसाई धर्म का जो समुदाय है प्रोटेस्टेंट। और जो अन्य लोग हैं लगभग 47-46% वो लोग कैथोलिक धर्म को मानते हैं। अब इनके यहां पर थोड़ा समझने की आवश्यकता है कि जो उत्तरी आयरलैंड है ये वर्तमान में यूके, यूनाइटेड किंगडम जिसको हम कहते हैं, ब्रिटेन का एक भाग है। और जो यूनियनिस्ट लोग हैं, यूनियनिस्ट समुदाय जो राजनीतिक रूप से, वो इन प्रोटेस्टेंट लोगों का सहयोग करता है।
और वो कहते हैं कि हमको ब्रिटेन का ही एक अंग बने रहना चाहिए। जबकि उत्तरी आयरलैंड के पास में जो पूरा आयरलैंड गणराज्य है, जो संपूर्ण लोग कैथोलिक मत को मानते हैं यहां के आयरलैंड गणराज्य के, ये जो कैथोलिक है 47%, 46%, इनका यह कहना है कि उत्तरी आयरलैंड को आयरलैंड में मिल जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारी नस्ल, हमारी जाति, हमारा धर्म वो आयरलैंड गणराज्य से मिलता है। ये लोग अपने आप को नेशनलिस्ट कहते हैं कि हम लोग राष्ट्रवादी है साहब और राष्ट्र के साथ खड़े हैं। इस प्रकार से ये जो विभिन्नताएं हैं वहां पर, वो उत्तरी आयरलैंड के अंदर कई बार कई जातीय झगड़े, नस्लीय झगड़ों के रूप में हमारे सामने आई है। लेकिन 1998 के अंदर क्या हुआ कि यूके ने इन लोगों से समझौता कर लिया। इन दोनों के बीच में एक संविदा हो गई, समझौता हो गया कि हम लोग इस प्रकार के किसी विभाजन में नहीं पड़ेंगे, और वहां पर जो हिंसा थी वो हमेशा के लिए समाप्त हो गई। इस प्रकार से हम उस विविधताओं के अंदर भी अपने लिए एक एकता का रास्ता ढूंढ सकते हैं। आजकल विश्व के अंदर समरूप जातीय देश, समरूप जातीय या प्रांतीय जो देश हैं, जर्मनी, वहां पर भी आपको इस प्रकार की विविधता देखने को मिल रही है, जहां समस्त लोग बड़े राष्ट्रवादी, अपने आप को देशभक्त कहते हैं और ये मानते हैं। जर्मनी के अलावा स्वीडन भी है। यहां पर कभी विभाजन देखा नहीं गया, यहां पर कभी विभाजन देखा नहीं गया। लेकिन हाल ही वर्षों में क्या हुआ है कि कई लोग दूसरे देशों से जाकर के यहां बसे, जर्मनी में बस गए, स्वीडन में बस गए। उन लोगों ने अपना एक अलग समुदाय स्थापित कर लिया है। तो वहां पर भी ये जो विविधता है या विषमता है अब दृष्टिगत होने लगी है। अब मैं आपको बात बता रहा हूं कि ये जो विविधता है ये प्रखर रूप में कब सामने आती है? जब एक समुदाय अन्य समुदाय से अलग कब दिखेगा? तो इसके 3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। पहली बात, जब कोई एक समुदाय अन्य समुदाय से अपने आप को श्रेष्ठ मानने लगे, तो आपको एक स्पष्ट विभाजन दिखेगा। जैसे अपना एक एक्स गांव का उदाहरण मैं देता हूं आपको। कोई भी एक गांव है, एक्स गांव है, कोई भी एक गांव, उसके अंदर 2 धर्म के लोग रहते हैं। मान लीजिए ए धर्म है, बी धर्म है। अब ए धर्म के लोग जिनकी संख्या ज्यादा है और बी धर्म के लोग जिनकी संख्या थोड़ी कम है, अगर ये बी धर्म के लोग हमेशा ये कहें कि साहब हम सबसे श्रेष्ठ हैं, दुनिया में हमसे श्रेष्ठ कोई धर्म नहीं है, आप सब लोगों को मेरे धर्म मान लेना चाहिए, तो इस एक का बी के प्रति थोड़ा सा टकराव की स्थिति हमारे सामने आएगी, क्योंकि एक स्पष्ट विभाजन की रेखा वो लोग हमारे सामने खींच रहे हैं। दूसरी बात, समुदाय की जो मांग है, एक समुदाय जो स्पष्ट रूप से अपने आप को अलग कर रहा है, उस समुदाय की मांग को राजनीतिक दलों का समर्थन, इस देश का ये इतिहास रहा है कि हमारे यहां पर कई प्रकार के धर्म हैं। सबसे जो बड़ा धर्म है हिंदू धर्म, उसके अंदर कई जातियां हैं, और जातियों के आधार पर भी कई बार हमने कई सामाजिक जो दल है या गठबंधन है या सामाजिक समूह बना रखे हैं, और उन समूहों को राजनेताओं का समर्थन प्राप्त होता रहता है कि साहब ये फलाना समुदाय है, डिमका समुदाय है, जैर समुदाय है, एक समुदाय है। कुछ पार्टी के अंदर उन्हीं एक समुदाय विशेष का प्रभुत्व है। जैसे मान लीजिए भारत की या किसी भी देश की बात करें, एक आर नाम की पार्टी है, उसके 70% नेता एक ही समुदाय के आते हैं। तो जो उस देश के अंदर उस जाति का समुदाय है, वो उस जाति का समुदाय उसी का समर्थन करेगा। जैसे मैं अपना उदाहरण देता हूं कि मैं जाति से ब्राह्मण हूं, और कोई ऐसी पार्टी हो भारत में जिसमें 80% लोग ब्राह्मण हो, और भारत के सारे ब्राह्मणों का वो समर्थन करे, तो एक सामान्य धारणा होती है कि समस्त ब्राह्मण उसी पार्टी का समर्थन करेंगे चुनावों के अंदर,
और वो पार्टियां उन्हीं लोगों का समर्थन करेगी। लेकिन हमारे संविधान ने व्यवस्था कर रखी है कि हम जाति, धर्म, समाज के आधार पर कोई विभाजन स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए हमारे यहाँ के समस्त राजनीतिक दल समस्त प्रकार की जाति, धर्म, समुदाय को लेकर के चलते हैं। जो संविधान की मूल भावना है, समाजवाद, पंथ निरपेक्षता, गणराज्य, लोकतंत्र, समानता, बंधुत्व, उस सब को लेकर के हमारे राजनीतिक दलों ने क्या किया है, कभी ऐसे आंदोलनों का समर्थन नहीं किया है जो समाज के अंदर विष घोले या वैमनस्य के फूट के बीज डाले। ऐसा कभी इस देश के किसी भी राजनीतिक दल ने नहीं किया है। इसलिए लाखों वर्ष पुराना हमारा इतिहास है। मिट गए सारे जहां से यूनान, रोम, मिस्र, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। बहुत पुरानी सभ्यताएं भी इस विश्व से समाप्त हो गई, लेकिन भारत आज भी अपने मूल रूप में मौजूद है। आज भी हम लोग नदियों को मां मानते हैं, पर्वतों को पूजते हैं, कण कण में ईश्वर का दर्शन करते हैं। ये जो हमारी पौराणिक संस्कृति है, उसको आज तक हम लोगों ने अक्षुण्ण बना के रखा है, क्योंकि हमारे यहाँ के समस्त लोगों ने जो भी क्रांति हुई, सामाजिक क्रांति, धार्मिक क्रांति, समस्त नेताओं ने बंधुत्व और भाईचारे का उपदेश दिया है। तीसरा विभाजन आपको कब होगा? जब सरकार का समर्थन मिलेगा, तब ये जो विभाजन होगा वह आपको एक प्रखर रूप में दिखाई देगा। ये 3 महत्वपूर्ण बिंदु है। मैंने 2 उदाहरण दिए थे आपको, बेल्जियम के और श्रीलंका के। बेल्जियम ने क्या किया, समस्त समुदायों को बराबर प्रतिनिधित्व दे दिया, एक राष्ट्रीय सरकार बन गई उनकी। समुदायों की अलग अलग सरकार भी स्थानीय स्तर पर उन्होंने बना दी। इसलिए बेल्जियम का झगड़ा हमेशा के लिए समाप्त हो गया और वो देश एक छोटा होने के बावजूद विश्व के अंदर एक मजबूत देश के रूप में हमारे सामने उभर के आया है। दूसरी तरफ श्रीलंका, जहां 80% से ज्यादा लोग सिंगली है, एक ही धर्म को मानते हैं, कुछ % तमिल लोग हैं। तमिलों को, मांगों को वर्षों तक दबाया गया। तमिलों ने गृह युद्ध भी चलाया, वहां कई तमिल लोग मारे गए, कुछ सिंगली भी मारे गए, कई सेना के जवान भी मारे गए। और अंत में क्या हुआ है कि वहां आज भी वो समस्या बनी हुई है। हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि इस विविधताओं के अंदर भी एकता का सूत्रपात करना पड़ेगा। हमारी सरकारों ने कभी ऐसी ताकतों का समर्थन नहीं किया है जो देश के अंदर विभाजन के बीज डाले। जब भी ऐसा कोई मामला आया है तो भले वो किसी भी समुदाय के लोग हो, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके उन लोगों को संविधान के अनुसार दंड मिला है और जिससे बाकी लोगों को एक सबक मिला है। और देश के अंदर भाईचारा, एकता, विश्व बंधुत्व की जो भावना हमारे संविधान ने दी है वही देश में चल रही है। हम लोग क्या करते हैं, केवल अपने से नहीं, पूरे विश्व समुदाय के अंदर कोई देश अछूता नहीं है। हर देश के अंदर एक विभाजन होगा, जाति के आधार पर, नस्ल के आधार पर, आर्थिक स्थिति के आधार पर, संसाधनों के अधिकारों के आधार पर। लेकिन उस विविधताओं के अंदर भी एकता को मजबूत करने वाले जो कारण हैं, उनके ऊपर हमको ध्यान देने की आवश्यकता है। इस देश के अंदर हम कहते हैं 36 कौम, 36 प्रकार की जातियां एक धर्म के अंदर, लेकिन वो समस्त जातियां एक ही ईश्वर को मानती है, एक ही पूजा पद्धति है, एक ही प्रकार से चलती है। अन्य धर्म, विश्व के अंदर जितने भी धर्म है वो इस देश में मौजूद है, लेकिन कभी उनसे किसी को तकलीफ नहीं हुई है। वो लोग अपनी पूजा पद्धति, उपासना पद्धति का बड़ी आजादी के साथ फायदा उठाते हैं, लाभ उठा रहे हैं। हम लोग भी अपनी उपासना पद्धति, पूजा पद्धति का अपने हिसाब से लाभ उठा रहे हैं। हम अपने जातिगत विशेषताओं का भी अपने हिसाब से लाभ उठा रहे हैं, अपना सामाजिक समूह बनाते हैं, लेकिन वो सामाजिक समूह किसी अन्य सामाजिक समूह के हित में बाधा नहीं बनता है। टकराव तब आता है जब मैंने अपना एक समुदाय बना दिया समाज का और दूसरे व्यक्ति के समुदाय के हित में जब बाधा पैदा करूंगा तो टकराव की स्थिति आएगी। बाधा पैदा करने की आवश्यकता नहीं है। हम सब लोग मिल करके इस देश को एक राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ाएं तो इस देश की उन्नति होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।